Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट राइज की यूट्यूब चैनल पे। तो कल थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसको वायलेट करता था। कैसे करता था, क्या स्कीम है, इसके अलावा क्यों, किन ग्राउंड्स पर इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में, व्हाट वाज द केस अबाउट इट। और इसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग जो पार्टीज हैं उनकी इलेक्टोरल फंडिंग्स कहां से आती है, कितनी फंडिंग्स थी। After that, we'll be solving out today's prelims and the mains practice questions. So let's start. So why in news एक 5 जजों की बेंच जिसको प्रिसाइड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने डायरेक्ट किया है कि जो इशुइंग बैंक है, जो कि इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशू को एकदम बंद कर देगा। और कोर्ट ने एसबीआई को यह भी डायरेक्ट किया है कि एसबीआई डिटेल सबमिट करेगा पॉलिटिकल पार्टीज की जिनको कंट्रीब्यूशंस मिले हैं इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। एंड ये उनको मिले हैं 12 अप्रैल 2019 का जो डेट है, एक इंटरिम ऑर्डर है और आज की डेट तक इन्हें इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। जो डिटेल्स हैं इसमें डेट ऑफ परचेज होना जरूरी है, कब वो खरीदा गया था, किसने खरीदा था उसका नाम होगा परचेजर का, डिनोमिनेशन किस में वो खरीदा गया था उसका नाम होगा, और एसबीआई को डिस्क्लोज भी करनी होंगी ऐसी डिटेल जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको एंचेज किया है, और उसमें डेट ऑफ एंगेजमेंट होना चाहिए, डिनोमिनेशन होना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। ये कोर्ट के डायरेक्शंस हैं। एंड कोर्ट ने ये भी ऐड किया कि एसबीआई जो है वो इस इंफॉर्मेशन को उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा जब ये ऑर्डर है उसके 3 वीक बाद, मतलब कि मार्च 6 2024 तक इसको सबमिट करना पड़ेगा। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा गया कि उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन एसबीआई इनको देगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर वो रिलीज करेगी एक हफ्ते बाद, जब भी उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, दैट इज अराउंड 13 मार्च 2024। ये सेक्शन 29 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसको अमेंड किया गया था। सेक्शन 137 जो फाइनेंस एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, देन सेक्शन 154 जो फाइनेंस एक्ट 2017 का है, सेक्शन 13A जिसको अमेंड किया गया था फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017। ये जो सारे एक्ट्स हैं ये आर्टिकल 19 के वॉयलेटिव हैं, हेंस दीज वर टर्म्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो डिलीशन है प्रोविजन का, जो सेक्शन 182 क्लॉज 1, ये जो कंपनीज एक्ट का ये एक प्रोविजन था, ये परमिट करता है अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग को करता है, और ये आर्बिट्रेरी था। और ये आर्टिकल जो 14 है इसका वॉयलेटिव इसको कहा जाता है। जो एपेक्स कोर्ट ने इसने कहा कि कंपनी जब अमेंडमेंट हुआ इस आर्टिकल 182 में, ये जो कंपनीज एक्ट का आर्टिकल है, इससे पहले जो कंपनीज थी वो केवल अपना एक सर्टेन परसेंटेज, उनका जितना भी प्रॉफिट होता था उसका सर्टेन परसेंटेज ही वो केवल डोनेट कर सकती थी। एंड प्रोविजन था लॉस मेकिंग कंपनीज और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के बीच में, जो एक गुड रीजन था, खास करके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो। कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया जो सेक्शन 182 है ये पॉल्यूशन कर्व करने के लिए था, इलेक्टोरल फाइनेंसिंग के थ्रू जो होती है। फॉर इंस्टेंस ये पर्पस था अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है वो कंट्रीब्यूट करे ऐसी कंपनीज को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो पॉलिटिकल फेयर में एंटर ना करें, कंट्रीब्यूशंस ना करें पॉलिटिकल पार्टीज को। सेक्शन 182 में अमेंडमेंट जो हुआ था ये अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन की बात करता था। मतलब अगर लॉस मेकिंग कंपनी है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उससे मतलब नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी भी अपना यहां जाके उससे इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के ले सकती थी। नाउ ये जो है ये कंपनीज का जो इन्फ्लुएंस होता था इलेक्टोरल प्रोसेस पे, इसको बढ़ाता था। ये वॉलेटिव है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, या जो पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, या वैल्यू ऑफ 1 पर्सन 1 वोट की जो वैल्यू है, ये इसके वॉलेटिव था। नाउ द थिंग इज इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसे कहा जाता है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये कॉर्पोरेशंस को अलाउ करते हैं कि बिग कॉर्पोरेशंस या इंडिविजुअल्स भी ये एनोनिमसली अपनी पहचान छुपाते हुए ये मनी डोनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते थे स्टेट बैंक की कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस से। नोटेबली एसबीआई ने के पास केवल एक इकलौता एक्सेस था कि वो इनको बेच सकते थे। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम ये जो प्रोसीड्स थे ये लगभग खरीदने के 15 दिन बाद ही पॉलिटिकल पार्टीज को इनको कैश करना पड़ता था। एंड अगर ये नहीं होता था तो फिर उसके बाद ये जो पैसा ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की ओर चला जाता था। ये कुछ चीजें हैं, ये सबसे पहले मेंशन किया गया था 2017 में। उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, तब उन्होंने यूनियन बजट स्कीम में इसके दिया था। ये जो स्कीम थी इसको पुश किया गया था, ये सॉल्यूशन था जो ओपेसिटी थी कि पैसा कहां से आ रही है पता नहीं था फंडिंग के लिए। एंड पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी मैक्सिमम जो उनके फंड्स होते हैं वो एनोनिमसली डोनेशन से मिलते हैं, जो उनको कैश के थ्रू चलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इनको इंट्रोड्यूस किया गया था स्पेसिफिकली, ये इंटीग्रल कंपोनेंट थे यूनियन बजट का। तो यहां ये ध्यान देने की चीज है कि इनको एक मनी बिल की तरह यहां पे टर्म
किया जा सकता है. सो इफ अ क्वेश्चन अराइजेस दैट वर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अ मनी बिल, सो यस इट वाज. नाउ मेन फीचर्स अगर हम बिल के कुछ और हम देख लेते हैं तो इसमें था इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक प्रोमिसरी नोट की तरह वर्क करता है, प्रोमिसरी नोट की तरह वर्क करता है और इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग टूल है ये. कोई भी इंडियन सिटीजन जो रजिस्टर्ड है इंडिया में एंड जो आरबीआई के जो केवाईसी नॉर्म्स हैं इनमें फुलफिल करते हैं तो वो खरीद सकते थे. ये डोनर सोली खरीद सकता था चेक से या डिजिटल पेमेंट के थ्रू. लेकिन यहाँ एक चीज होती थी कि यहाँ केवल जो डिनोमिनेशन थे वो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ के स्पेसिफिक डिनोमिनेशन थे. 15 दिन के स्पैन के अंदर ये जो बॉन्ड्स इश्यू हुए हैं इनको एनकैश कर लेना पड़ता था. एक लीगली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ये कर सकती है. ये जो बॉन्ड्स थे ये 10 दिनों के लिए अवेलेबल होते थे, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में. और जिस ईयर जनरल इलेक्शंस होते थे लोकसभा के लिए वहां 30 दिनों के लिए भी इन्हें एडिशनल टाइम फ्रेम दिया जाता था. ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो सेक्शन 29A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं वही यहां पे ले सकती थी और उनको एटलीस्ट 1% या 1% उनको वोट मिला हो जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ है लोकसभा का या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, यही एलिजिबल थे इनको लेने के लिए. अब क्यों इनको चैलेंज किया गया? तो जो पिटीशन फाइल हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एनजीओ कॉमन कॉज और एडीआर जो है, तो एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ये जो रिप्रेजेंट करते थे कॉमन कॉज को और एडीआर को, उन्होंने आर्ग्यू किया सिटीजन्स के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज कहां से या कैंडिडेट्स कहां से उनके वोट्स ले रहे हैं. भूषण ने यह भी कहा कि लगभग 23 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज हैं भारत में. अब इतनी सारी कंपनीज में ये फिगर आउट करना कि किस कंपनी ने कितना किस मेथड से डोनेट किया है, तो ये इस मेथड से देखना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले मेथड से देखना ये पॉसिबल नहीं है एक आम सिटीजन के लिए जो कि अगर ये जानकारी चाहता है तो. भूषण ने यह भी कहा कि जो स्कीम है ये रूलिंग गवर्नमेंट को ही फेवर करेगी उस टाइम पे, क्योंकि जो कंपनीज है वो उसी को देंगी और उससे उनको क्या मिल सकता है, लाइसेंस मिल सकता है, लीजेस, पॉलिसी चेंजेस मिल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे कुछ चीजें हो सकती हैं. सीनियर एडवोकेट जो कपिल सिब्बल है उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि जो स्कीम है ये कंपनी जो है वो अपनी फेलिंग जो है शेयर होल्डर के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है तो उस कंपनी में कोई एक बंदा नहीं होता, उसमें अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं, सबका उसमें होता है. तो अगर वो कंपनी डोनेट कर रही है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या उसको मनी फनलिंग कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन यहां ओवरसाइट या शेयर होल्डर्स को नहीं बताया जा रहा है, तो उनकी जो एबिलिटी है कि उनकी कंपनी कैसे एक्ट करे पॉलिटिकल स्फीयर में, ये राइट उन्हें यहां नहीं दिया जाता है. ये यहां पे कुछ चीजें निकल के आती हैं. अगर हम और देखेंगे कि कितनी फंडिंग किस पॉलिटिकल पार्टी को हुई है, तो यहां पर पिछले 6 सालों में जब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, मोर देन हाफ या कह सकते हैं 57% जितना भी डोनेशन हुआ है डिनोमिनेशन के थ्रू, ये रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जाता है. पार्टी जो है ये जो डिक्लेरेशन हुआ था इलेक्शन कमीशन का, इनको लगभग ये 2017 और 2018 से 2021-22 के बीच का जो ईयर है इसमें से 9,208 करोड़ रुपीस जो था वो सोल्ड हुआ था, जिसमें से 5,271 करोड़ जो है वो बीजेपी को गया, 952 करोड़ जो है वो कांग्रेस को गया. देखा जा सकता है कि ये लगभग 5 गुना ज्यादा है जो दूसरी गवर्नमेंट है उससे. Now we have our today's prelims practice question, and the question asks you to consider the following statements about the electoral bonds. They are bearer bonds similar to the promissory notes carrying no interest. Only registered national and state parties can receive them. The identity of the purchaser is not revealed to the political party or election commission. Which of the statements are correct? 1, 2, 1, 2 or 1, 2, 3. You can type the answer in the comment section. The relative effect correct not. Now we have today's main practice question. The question says critically evaluate the implementation of electoral bonds in India, analyzing their impact on transparency, level playing field and potential for misuse. Suggest necessary reforms, if any, to address existing concerns. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with List IS for your better preparation. One more thing, electoral bonds and electoral trusts जो होते हैं इनके बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए.